हेलो एवरीवन। देखिए, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ का पहला वीडियो है और हम यहाँ बात करेंगे प्रीलिम्स मेंस, ये दोनों साथ में लेके चलेंगे कि किस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा इंट्रो कह सकते हैं, इंट्रो वीडियो है। ठीक है। और हमें कुछ मेल्स रिसीव हुए हैं जहाँ पे कुछ मित्रों ने हमें इंटरव्यू के बारे में भी पूछा है कि आप इंटरव्यू सेक्शन भी जोड़ दो। देखो, ये जो इंटरव्यू सेक्शन की जो उन्होंने बात करी है, तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि जब आप कॉलेज में थे, कैंपस सिलेक्शन होता है ना, तो थर्ड ईयर में जाके कैंपस सिलेक्शन होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो, ठीक है, तो यहाँ जो थर्ड ईयर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपके अच्छे टर्म हैं अपने सीनियर के साथ, तो आप 5 सीनियर से पूछो। अगर उन्होंने 5 5 क्वेश्चन बता दिए कि देखो ये 5 क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे इस 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, ठीक है, तो आपके पास पूरा का पूरा 2 साल है, 2 सेमेस्टर है ना। 2 सेमेस्टर में आप आराम से ये 25 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकाल सकते हो। फिर आपका जो कैंपस सिलेक्शन है वो उसमें आपके पास पहले से ही प्रिपेयर आंसर रहेंगे, आसानी से आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं करी है और जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि बिल्कुल आप सभी का धन्यवाद कि आपने ये चीज़ें मुझे बताई है। मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू रखें तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कमेंट कर दीजिए कि हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू नहीं रखें तो आप इसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, हम उस सेक्शन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे डिसाइड किया है कि लास्ट में 1 या 2 मिनट के लिए, ठीक है, इंटरव्यू सेक्शन लास्ट में ही कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जिनको एस्थेटिक्स समझनी है, मान लो कि जिसका प्रीलिम्स है 2023 का, तो वो तो इंटरव्यू के बारे में बाद में ही देखेंगे, या फिर जिनका अभी 2022 वाला प्रीलिम इंटरव्यू है, तो उनके लिए तो ये हेल्पफुल हो जाएगा ना। तो इससे दोनों को नुकसान नहीं हो, ऐसा लेके चलेंगे। ठीक है। तो आप आराम से लास्ट में देख लोगे, इंटरव्यू का है तो लास्ट में 2 3 मिनट का दिख जाएगा। मैं वहाँ ऐसा कुछ मेंशन करूँगा जिससे कि आपको आसानी से इंटरव्यू, अगर आप देखना चाहो तो इंटरव्यू का क्वेश्चन देख सकते हो। प्रीलिम्स के बारे में अगर पढ़ना चाहो तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों की तैयारी अगर आप करना चाहो तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लेना कि किस तरह से करना है। ठीक है। ये तो हमारा इंट्रो है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सिंपल सिंपल जो आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, ये मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा है 1987 के आसपास। ठीक है, कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो अगर मान लो कि यही सेम क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए, अभी पूछ दे मेंस में 2023 के मेंस में कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा है इतना पीछे पूछा है ना कि मतलब आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए कि पूछ दे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। कहता है कि द सम ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ये जो आदमी है, ठीक है, इसको ऐसे सराउंड करते हुए जो भी लिविंग कंपोनेंट्स है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये सभी जो इसके ऊपर किसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है और जो भी इवेंट्स घटता है, ठीक है, ये टोटल जो है ना वो इन्वायरमेंट है। अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ा टफ लग रहा हो तो सबसे आसान डेफिनेशन है कि आप ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को आप ऐसे कह सकते हो, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, ठीक है, एंड ये इन्फ्लुएंस एंड इवेंट को आप कह सकते हो इफेक्ट्स यू ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब आपको घेरते हुए जो कुछ भी चीज़ है, ठीक है, आपके ऊपर किसी तरह से इम्पैक्ट डालता है पूरे आपके लाइफ टाइम में, वो इन्वायरमेंट है। चाहे वो ऐसे छोटा सा छोटा पेड़ हो, ठीक है, या फिर सॉइल हो, ठीक है, या फिर फिश हो, ठीक है, या वायरस हो, कुछ भी। क्योंकि इसीलिए तो बोला गया है ना कि लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो। ठीक है, जो जिंदा है मरा हुआ है, कोई सा भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में काउंट होगा। समझ में आ गई बात। देखो एग्जाम्पल में देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट,
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आपको ये भी डेफिनेशन टफ लग रहा है, ऐसा भी कह सकते हो कि एवरीथिंग दैट अराउंड यू इज इन्वायरमेंट, ठीक है। या फिर कह सकते हो इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, ठीक है। समझ में आप बात आ गई। अब यहाँ जो एग्जांपल है, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या कल्चरल एनवायरनमेंट। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो ये आपने पॉलिटी में पहले से ही पढ़ रखा होता है। कल्चरल एनवायरनमेंट की बात आती है तो आर्ट एंड कल्चर में आप पहले से पढ़े होते हो। तो यहाँ जो हम कवर करेंगे वो है सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट ही क्यों कवर करेंगे, आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका सबसे आसान आंसर है कि यूपीएससी जो है ना सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है भाई। जिससे क्वेश्चन पूछेगा वही तो पढ़ेंगे। वैसे भी लोग पता नहीं क्या ही क्या कहते रहते हैं, सूरज के नीचे में जितनी भी ज़मीन है सभी से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपने सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे गलत फहमी में मत जियो कि यूपीएससी किधर से भी कुछ भी पूछ लेता है, बिल्कुल भी नहीं। किधर से कुछ भी नहीं पूछता है, सिर्फ अपने सिलेबस से ही पूछता है। आप सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसी वजह से आपको लगता है कि वो कुछ भी कहीं से पूछ लेता है। देखो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन और इंटरेक्शन है ना वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से समझो, एक वायरस, ठीक है, और एक मेन, ये जो दोनों है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस तरह से, सबसे पहला जो डिपेंडेंसी का चीज़ आता है वो है फूड, ठीक है। सेकेंड वन वाटर, ठीक है। थर्ड वन आप कह सकते हो ऑक्सीजन, एंड फोर्थ वन शेल्टर, ठीक है। ये चार चीज़ें अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ, और यहाँ पे इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से समझ लो कि सबसे पहला है फूड, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। दूसरा है वाटर, तीसरा है ऑक्सीजन, और चौथा है शेल्टर, ठीक है। तो ये जो वायरस है और मेन जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट पहला जो डिपेंडेंसी का रीजन है वो है फूड, ठीक है। दूसरा वाटर, और तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है शेल्टर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट जो है ना वो स्टैटिक्स नहीं है, वो बदलते रहता है। और इसके बीच में जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन और इंटरेक्शन है ना वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। समझ में बात आ गई हाईली कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि वायरस और मेन जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया है कि वायरस और मेन, उसमें जो है डिपेंडेंसी का जो रीजन है वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। फूड है, दूसरा है वाटर, ठीक है, तीसरा है ऑक्सीजन, और फोर्थ वन बिल्कुल सही शेल्टर। अभी तुरंत मैंने बताया, भूल गए आप, ठीक है ना, इसको याद रखोगे, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक यहाँ मैंने मेंशन किया है, क्यों, ये एक कोई पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ में आपने देखे होंगे अच्छे से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ पत्ते जो है ना मर जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उसके बदले में नया पत्ता आता है। पत्ता है यानी कि लीव्स, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन्वायरमेंट आप अपने आसपास में देखोगे बदलते रहता है, हर चीज़ कुछ ना कुछ बदलते रहता है। कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कभी कम हो जाता है, ठंड बढ़ गई, ज़्यादा हो गया, अभी तो ठंड का मौसम है ना, तो वो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होते रहता है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो बदलते रहता है। ये स्टैटिक्स नहीं है, डायनेमिक है, बदलते रहता है, ठीक है ना। समझ में बात आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखते हैं। देखो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक, ठीक है, इसको नॉन लिविंग थिंग्स कह लो, नॉन लिविंग, ठीक है, और बायोटिक्स यानी कि लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो एबायोटिक के अंदर में जो आता है वो है एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, और यहाँ पे ETC लिख लो, ठीक है ना, आराम से। इतना क्या याद रखोगे, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना रहता है, ठीक है ना। बायोटिक्स ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कह सकते हो, डिकम्पोजर हो गया, और पैरासाइट्स
और ये सब आप आराम से लिख लो, मेन एनिमल ये सब आते हैं, ठीक है ना, ETC लिख लो अच्छे से। सभी को आपको ज्योग्राफी में पढ़ना ही रहेगा, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, तो जितना अभी मैंने बताया है क्या आप ये लिख पाओगे? बिल्कुल इतना ही लिख दोगे तो आराम से। अगर 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर तो दे ही देगा भाई। देखो नंबर सिर्फ इसी बात पे मिलता है कि आप सीधा जो फैक्ट पूछा गया है आप उसका आंसर लिख दो। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर नेम, सीधा बताओ कि कात्या शर्मा, कुछ भी और नहीं, ना ही इफ़ ना ही बट, ठीक है। आपसे पूछा जितना जाए उतना लिखो, उतना में ही आंसर लिखोगे उतना ही नंबर देंगे। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि भाई तुमने कात्या शर्मा ही बताया तो ऐसे में कैसे चलेगा, पूरा नाम बताया करो, ठीक है, नंबर नहीं देंगे। चलो अब बात आती है इंटरव्यू सेक्शन की। यहाँ आज से ही हमने जोड़ा है, तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाएगा, मान लो कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आपको क्यों सिविल सर्विस में ही क्यों आना है, और भी तो बहुत सारी सर्विस है, ठीक है। अगर आपने आंसर दिया कि नहीं हमको सेवा करनी है, तो भाई ऐसा तो है कि सेवा, अगर आपको पीपल सर्विस ही करनी है तो इसके लिए तो आप NGO ज्वाइन कर लो, आराम से अच्छे से इंटरेक्ट भी कर पाओगे लोगों से, जितना आप हेल्प कर सकते हो उतना कर पाओगे, ठीक है। तो फिर आपको सिविल सर्विस में ही क्यों आना है? तो इसके लिए आप बेहतर आंसर अभी से ढूंढो, ठीक है। कि अगर जब आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बोलो, आंख में आंख डाल के, देखो हमें सिविल सर्विस में क्यों आना है, हम आपके फूफा जी लगते हैं, या मतलब हम आपके दामाद लगते हैं, इसीलिए हमको ये नौकरी चाहिए, ऐसा बताओगे तभी, ऐसे नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आपको नौकरी मिलेगी, उसके लिए आपको एकदम सीधा आंख में आंख डाल के बताना पड़ेगा कि देखो हम आपके फूफा लगते हैं इसीलिए हमको जॉब चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का आंसर आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सिर्फ यही है, व्हाट ड्रॉप यू टू सिविल सर्विस, सबसे पहला क्वेश्चन गूगल करो, कुछ भी करो, आंसर ढूंढ के निकालो, नीचे कमेंट कर देना अगर आपको पहले से ही आंसर पता हो तो, ठीक है। जब आप इसका आंसर दे दोगे तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि ठीक है मैं समझ गया कि आपको सिविल सर्विस में इसलिए आना है, तो बताओ जब आप सिविल सर्विस में आओगे तो आपको किस तरह का परेशानी आपको फेस होगी, ठीक है। और वो परेशानी क्या होगी आपको ये भी बताना है, और आप उस परेशानी से डील किस तरह से करोगे, तो इसका भी आंसर दो। तो आपसे जो पूछा जा रहा है, देखो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपको सिविल सर्विस में क्यों आना है, पहला क्वेश्चन आपने बता दिया है इसका आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप सिविल सर्विस में आ गए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको किस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ेगी, और वो परेशानी क्या है, ठीक है, और आप उस परेशानी से डील किस तरह से करोगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं इसका आंसर आप गूगल करो, कुछ भी करो, ढूंढ के निकालो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में तो नहीं, अभी 2022 का तो चल ही रहा है, 2021 का पूछा है, सेम ही क्वेश्चन 2021 में पूछा था, 2017 में और 2020 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर ढूंढ लो, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट ड्रॉव यू टू सिविल सर्विस, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा है कि सिविल सर्विस में आके आपको क्या परेशानी फेस होगी, ठीक है ना, और आप वो परेशानी क्या है आप वो बता दो, और आप इसको डील किस तरह से करोगे, इसका आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मैं ऐसा करूँगा कि गूगल फॉर्म का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे मेंशन कर देना, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो, है कि नहीं। वैसे बेहतर रहेगा कि गूगल फॉर्म पे ही आप आंसर करो, तो मुझे समझ में भी आएगा कि मेरे पास जितना टाइम रहता है तो उसी में मैं ढूंढ के निकाल लूँगा आराम से, नहीं तो ऐसे मेल ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो आपने जितना मुझे समय दिया है उसके लिए तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेक्शन समझ में आ रहा है और जो यहाँ पे चल रहा है वो भी समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ और आपको लिखना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा विचार आ रहा है कि हमको ये साझा करना है, तो हम आपके विचार पे विचार करने के लिए आप हमें ये ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपके विचार के ऊपर विचार करके फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं अगले सेक्शन में, थैंक यू।